आपका सही है। सक्सेस बारी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को लेकर कि क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। सभी को क्वेश्चन को समाहित किया गया है। आइए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं कि संसद में कौन शामिल नहीं है। कह रहा है कि ऊपर जो ABCD में से कोई एक व्यक्ति है जो संसद का हिस्सा नहीं, अर्थात जो संसद की परिभाषा दी गई है, जो संसद की परिभाषा दी गई है उसके बारे में ये चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। कहता है इसमें कौन सा ऐसा है पार्ट ऑप्शन जो संसद का हिस्सा नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री संसद का हिस्सा नहीं होगा। लोकसभा आप कहेंगे होगा, राज्यसभा होगा, राष्ट्रपति होगा। इन तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। यानी कि इन तीनों को मिला के ही संसद हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा कि अधिकतम संख्या होगी, ये सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। जब भी संख्या से प्रश्न आता है तो वो तीन प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो जब मूल संविधान लिखा गया तब कितनी संख्या थी। नंबर 2, कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना अधिकतम हो सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और तीसरा जो प्रकार का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितना है। यानी कि जब भी हम लोकसभा की संख्या को देखें तो हमें इन तीनों फैक्ट पे ध्यान देना होगा। तो कह रहा कि अधिकतम कितनी संख्या होगी। ए 600, बी 552, सी 500, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये क्वेश्चंस हैं वो क्विक आंसर आपको देने हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 552। मतलब कि आज अगर लोकसभा की संख्या बढ़ाई जाए तो अधिकतम 552 हो सकता है, ऐसा संविधान में संशोधन के द्वारा बताया गया है। अगला देखिएगा, कहता कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। यानी कि जब हमारा संविधान लिखा गया तो उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी संविधान में मेंशन थी। ए 455, बी 355, सी 545, डी 400। ए 455, बी 355, सी 545, डी 500। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है डी 500। क्या है? डी 500 ही उसका प्रॉपर आंसर है। ये जब संविधान लिखा गया तभी संख्या थी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है यही आपसे पूछा जा रहा है। ए 445, बी 345, सी 545, डी 500। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो चुनाव अभी 2019 का हुआ है, आप ऐसे समझिए, उसमें लोकसभा की सीटें कितनी थी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया। तो ए 445, बी 345, सी 545, डी 500। तो आपका प्रॉपर आंसर होगा 545। अगर ये 545 को हम लोग डिवाइड करें, किसको डिवाइड करें, हम लोग 545 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने जाएं तो हम लोग यह देखेंगे कि इसके अंदर से कैसे प्रश्न पूछ सकता है। 545 को लेके क्या प्रश्न पूछ सकता है। ए नंबर 1, स्टेट से कुल कितनी सीटें आई, तो आपका आंसर होगा 530। फिर बोल सकता है आपको यूटी से कितनी सीटें आई, तो आपका आंसर होगा 13। तो चूंकि 45 है तो 530 13 कितना 43 हुआ, अभी भी 2 है। तो 2 सीटें जो है एंग्लो इंडियन के लिए थी। 2 सीटें क्या थी, एंग्लो इंडियन के लिए थी, जिसे खत्म अब कर दिया गया है। तो तब ये टोटल योग कितना हो रहा था, 545। कितना हो जाएगा, 545। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है। ए 72, बी 88, सी 81, डी 65। तो कहता है कि जो लोकसभा शब्द है इसका जो गठन कैसे होगा, इस किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है, आप इसका क्विक आंसर टिक लगाते रहिए। इसका जो प्रॉपर आंसर है ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी 81 में लोकसभा के गठन की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन। कह रहा कि वर्तमान में जो वर्तमान चल रहा है में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो वही ए 20, बी 40, सी 30, डी 13। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो डी होगा। 13 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। सातवां क्वेश्चन चर्चा करें, वर्तमान में लोकसभा
की किस जनगणना के आधार पे हैं? स्वाभाविक बात है कि हमारे वहां जो सीटों का बंटवारा है वह जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा। लेकिन जनसंख्या कितनी है, क्या है, इसकी जो काउंटिंग होती है वो जनगणना के आधार जनगणना होती है। तो वही बात पूछ रहा है कि जो सीटें आप कह रहे हैं कि 545 सीटें जुमान में दी गई हैं, सॉरी 545 हैं, जिसमें से इलेक्टेड लोग हैं 543। इलेक्टेड कितने हैं? 543 थे, 2 एंग्लो इंडियन थे जिसे समाप्त कर दिया गया। कह रहा कि वो जो सीटों की गणना है वो कौन सा जनगणना हुआ था? तो याद रखिएगा, जनगणना 2001, बी 1971, सी 1991, डी 1961। तो जो आपका प्रॉपर आंसर होगा वह होगा बी 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों का बंटवारा हुआ है कि सीटें रहेंगी कितना, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, चाहे वो कोई भी चुनाव क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, सारे चुनाव में जो सीटों का आवंटन होता है, चाहे वो सीटों के वोट का जो मूल्यांकन होता है, उसका 1971 की ही जनगणना है। इसको गांठ बांध लीजिएगा। लोकसभा की वर्तमान सीट कब तक बनी रहेगी? जो कह रहा है कि वर्तमान में आप 543 इलेक्टेड और प्लस 2 एंग्लो इंडियन जिसे समाप्त कर दिया गया, ये कब तक बने रहेंगे? ए 2024, बी 2030, सी 2026, डी 2022। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है 2026 तक ये सीटें यथावत बनी रहेंगी। अर्थात कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भी इतने ही 543 पर ही होगा, और यह 543 सीटें आपकी 2026 तक बनी रहेंगी। जब मैं 543 कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दीजिए आप, अब उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया, तो इसका मतलब 543 2026 तक आपकी यथावत बनी रहेंगी। कह रहा कि वयस्क मताधिकार में मतदाता की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? कह रहा कि जब आप मतदान देने जाते होंगे तो उसमें मतदाता की उम्र कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 16 वर्ष। आप बताइए मुझे। ये सब तो ऐसे क्वेश्चन जिसे आप देखते ही आंसर मारेंगे, तो आपका आंसर होगा ए 18 वर्ष ही होगी। कह रहा कि ये सॉरी यहां पे कान ये थोड़ा सा मैं कह रहा कि लोकसभा के बारे में क्या सत्य है? लोकसभा के बारे में क्या सत्य है? ये 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। ए, लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं। बी, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। आंसर दे रहा केवल ए, केवल बी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन बताना कि कौन सा ऑप्शन सही सत्य है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने आंसर 4 लगा दिया है, आंसर इसको लगा दिया है कि इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर सही होगा। क्यों? देखिए, कहते हैं लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये सेंटेंस यही गलत हो जाता है। इसको लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष शब्द ही अपने आप में इस लोकसभा के संदर्भ में गलत है। इसका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अगला देखिएगा, कह रहा कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और 52वीं संविधान संशोधन जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 52। तो कहता है ये कब जोड़ी गई थी? अर्थात कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? ए 1985, बी 2005, सी 1993, डी 2011। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए प्लीज। तो इसका प्रॉपर आंसर होगा 1985। 1985 में ही ये संविधान संशोधन क्या किया गया था? जोड़ा गया था, तो दल बदल को शामिल कर लिया गया था। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? यानी आप अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिससे कि आपका काम चल जाए? ए 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। प्लीज आप बताइए मुझे, अपना मूल्यांकन करिए। ए 25 वर्ष। ए क्या होगा? 25 वर्ष होगा जी। 25 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। कह रहा कि मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर, यहां 21 भी अपने आप में प्रश्न है,
18 वर्ष कर दिया गया। कितना क्या? 18 वर्ष कर दिया गया। कह रहा है कि किस संविधान शोधन के द्वारा ऐसा हुआ। तो एक तो क्वेश्चन आपका प्रश्न में ही है। अगर आपसे कह दिया जाए कि पूर्व में मतदाता की उम्र कितनी थी, तो आप का में कितनी है, आप कहेंगे कि 18 है। एक तो आप एक प्रश्नों को पढ़ते समय भी प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें कुछ प्रश्न से भी प्रश्न बन सकता है। ए 61वां संविधान संशोधन 1989, बी 42वां संविधान संशोधन 1976, सी 44वां संविधान संशोधन 1978, डी 91वां संविधान संशोधन 2003। तो अब आपका प्रॉपर आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसकी उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटाकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि कोई सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो जाता है तो लोकसभा में उसका निर्णय कौन करेगा। फिर से प्रश्न पढ़िएगा, यदि कोई सदस्य, अगर सदस्य कहां का होगा, ये लोकसभा का ही होगा। लोकसभा का अगर कोई सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो जाता है तो लोकसभा में उसका निर्णय कौन करेगा। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से पढ़िए, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, जब भी दल बदल कानून के तहत कोई अयोग्य होता है, अगर वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा में है तो उसका स्पीकर या जिसे आप लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं वो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि वो राज्यसभा का हो तो वहां का सभापति करेगा और किसी को अधिकार नहीं है। कह रहा कि लोकसभा का कार्यकाल होता है ए 4 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। आपको बताना है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ए 16वां का डी आंसर सही होगा। 5 वर्ष के लिए लोकसभा चुनी जाती है। 5 वर्ष के लिए लोकसभा क्या होती है, चुनी जाती है। याद रखिएगा, लोकसभा से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। इसके बाहर फिर लोकसभा से कोई प्रश्न बन नहीं सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत मतलब डिसाइडिंग वोटिंग का प्रयोग करता है, उसका अर्थ क्या है। यानी कि अब प्रश्न अपने आप में यहां एक प्रश्न बन गया है कि निर्णायक वोट कौन करेगा, तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आपसे अगर पूछा जाए निर्णायक मत कौन करेगा लोकसभा में, तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन ए सरकार के पक्ष में मत करना, बी विपक्ष के पक्ष में वोट करना, सी वोट बराबर होने की स्थिति में मत करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका आशय पूछ रहा कि निर्णायक मत होता क्या है, तो मुझे मालूम है कि आपका आंसर सी जाएगा। सी वोट के बराबर होने की स्थिति में मत करना। अब मान लो कि ये एक्स है, एक्स बिल पे वोटिंग पड़ रही है। एक्स बिल पे क्या हुआ, वोटिंग पड़ रही है। एक तरफ पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष है। अब एक ऐसा समय आया कि मान लो कि हम पक्ष 10 है, विपक्ष भी क्या है 10 वोट पड़ गया, तो यानी ये स्थिति क्या हो गई, बराबर की हो गई। तब कहा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय अब आप वोट करिए। तो वो जिसकी तरफ कर देंगे वो 11 हो जाएगा, वो जीत जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिसाइडिंग वोटिंग या निर्णायक मत। कह रहा कि लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। कहता कि ए 98, बी 100, सी 88, डी 77। तो इसका जो प्रॉपर आंसर, आप इसे ऐसे क्वेश्चंस को देखते हुए ही सॉल्व करेंगे। बी अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। कह रहा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि करने का अधिकार किसे है। याद रखिएगा, कह रहा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी स्पीकर। आपको ऐसा बताना, इसमें आप सोचिए क्या हो सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने डी लगाया होगा। जो स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। स्पीकर को क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। अगर एग्जाम में स्पीकर दे दिया तो इसका तात्पर्य है कि आपसे वो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है। लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर होता है। कह रहा कि ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में पूछा गया था। कहां पूछा गया था, आईएएस में पूछा गया था कि इस प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ए बिल पास करना, बी धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, सी सदस्यों को शपथ दिलवाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को और आंसर को टिक मारिए।
जी हां, सदस्यों को शपथ दिलवाना जो है प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता। दो स्टेटमेंट लिखा है और दोनों स्टेटमेंट पर आपको विचार करना, बताना क्या सही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, एक क्वेश्चन ये है, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा के कार्यकाल को किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। सही कथनों पर विचार करें। ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। तो आइए इस पर आप लोग विचार करके आंसर टिक करिए, क्या आपका आंसर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर सही आया होगा। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए क्या है सही, केवल एक सही है। देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो सामान्य सी जानकारी है। कहते हैं लोकसभा के कार्यकाल को किसी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। जी बढ़ाया जा सकता है, यदि देश में आपात लगा हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। अरे वो क्या नाम है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, राष्ट्रपति अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। दूसरा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। कहता कि इनमें क्या सही है, आपको यही बताना है। क्या सही मतलब कि इन चारों ऑप्शन में क्या जो है ऑप्शन आपका सही होगा। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। आप मुझे बताएं प्लीज। तो आइए, मुझे मालूम है कि आपके आंसर लग गए होंगे और आपने ऑप्शन डी ही मारा होगा कि दोनों गलत है। कह रहा है राष्ट्रपति अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। किसके तहत बुलाता है, 110 के तहत बुलाता है। तो अनुच्छेद 110 नहीं है, यह अनुच्छेद 108 है। क्या है, अनुच्छेद 108 है, उसके तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। फिर यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति नहीं करता है, स्पीकर करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यानी बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इस हिसाब से स्टेटमेंट यह भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन सा कथन गलत है। ठीक, अब यही आपको बताना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार है, यह ऑप्शन ए कहता है। बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ऐसा कहा जा रहा है। डी, मूल संविधान में लोकसभा के लिए 500 सीटें निर्धारित थीं। आपको इसमें यह तय करना है कि इन 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन गलत है। वो बड़ी बारीकी से गलत है, उसी को बारीकी को आपको पकड़ना है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो मुझे मालूम है कि आपने उस बारीकी को अब तक तो पकड़ ही लिया होगा। मूल संविधान में लोकसभा के लिए 500 सीट निर्धारित थी, यह ऑप्शन आपका सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, यह भी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह भी सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति नहीं जिम्मेदार होती है, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो संविधान में लिखा गया है वह केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संसद का एक पार्ट लोकसभा है, लेकिन लोकसभा अपने आप में संसद नहीं है। इस आधार पे संसद वाला शब्द पे हम फोकस करेंगे और क्वेश्चन को राइट करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, क्लियर। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला, कौन सा कथन सही है। ठीक, ये आपको पूछना है कि मीरा कुमार भारत की पहली महिला स्पीकर थी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन सी, लोकसभा का विघटन केवल राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। इसमें आपको बताना है क्या सही है 24वां क्वेश्चन में, या क्या तीनों सही हैं। तो अगर हम आपका आंसर क्या लगने जा रहा है, इसको प्लीज आप बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन डी सभी सही हैं। कैसे, मीरा कुमार भारत की पहली महिला स्पीकर थी, राइट है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष वासुदेव
गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यह भी सही है। लोकसभा का विघटन केवल राष्ट्रपति कर सकता है, यह भी सही है। क्लियर? तो ऑप्शन तीनों सही इसके हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आए। कह रहा कि निम्न कथन है, 25वां क्वेश्चन है, विचार करें। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ अध्यक्ष के रूप में अनुसूची 3 के तहत होता है। शपथ अध्यक्ष के रूप में अनुसूची 3 के तहत होता है। नंबर 2, अनुसूची 3 का संबंध शपथ से है। इसमें आपको बताना है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो आप मुझे बताइए कि क्या सही है। अब तक आपको आंसर मालूम चल जाना चाहिए था। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चंस में। बड़ी बड़ी बारीकियों से हमने क्वेश्चन को तैयार किया है। तो ऑप्शन ए, हम लोग स्टेटमेंट ए के बारे में अब चर्चा करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ अध्यक्ष के रूप में अनुसूची 3 के तहत होता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा का जो शपथ होता है कभी भी अध्यक्ष के रूप में नहीं होगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का जो शपथ है कभी अध्यक्ष के रूप में नहीं होता है, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में ही होता है, यानी लोकसभा सदस्य के रूप में ही होता है। अनुसूचित 3 तो ठीक है, यहां तक तो बात सही है, लेकिन आपको बड़ी ध्यानपूर्वक यही लगाना था कि शपथ जो है अध्यक्ष के रूप में नहीं होता है, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ही शपथ होती है। ठीक, अनुसूची 3 का संबंध शपथ से है। यह अनुसूची सही है कि अनुसूची 3 आपकी शपथ से ही संबंधित है। केवल, यानी कि यह स्टेटमेंट गलत है, यही केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल 2 है, यही आपका क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निराकरण करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? फिर से पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा। संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निराकरण करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? किससे परामर्श लेगा? ए, मुख्य न्यायाधीश से, बी, प्रधानमंत्री से, सी, लोकसभा अध्यक्ष से, डी, भारत के निर्वाचन आयोग से। आपको इसमें आंसर चूज करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। प्लीज बताएं, मुख्य न्यायाधीश से, बी, प्रधानमंत्री से, सी, लोकसभा अध्यक्ष से, डी, भारत के निर्वाचन आयोग से। और मुझे मालूम है कि आपका आंसर डी ही होगा, भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर ही राष्ट्रपति किसी सदस्य के अयोग्यता संबंधी पर निर्णय देता है। कहना कि 27वां, संसद संविधान के किस अनुच्छेद में? कहता कि जो संसद बार बार शब्द आ रहा है, ये संसद शब्द आ रहा है, आखिर इसका संविधान में कहीं जिक्र है या नहीं? अगर है तो कहां पर है? ए, अनुच्छेद 22 में है, बी, अनुच्छेद 60 में है, सी, अनुच्छेद 79 में है, डी, अनुच्छेद 88 में है। आप बताइए मुझे मालूम है कि आपको इसका आंसर मालूम है, लेकिन आप इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 79 में संसद है। अनुच्छेद 79 में संसद है और कहता है कि वह राष्ट्रपति, लोकसभा और जो है आपकी राज्यसभा को मिलाकर हम संसद कहेंगे। संसद के निर्माण में इन तीनों पिलरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर एक पिलर मौजूद नहीं है तो उसको संसद नहीं कहा जा सकता है 79 के तहत। आगे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के बारे में एक कथन क्या सत्य नहीं है? न, इस पे फोकस रखिएगा, नहीं है। उसे केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। बी, राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि कोई सदस्य जो सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होगी जब वह प्रधानमंत्री बनता है। डी, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या सत्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी क्लोज कंटेस्ट है ये, आपको बड़ी बारीकी से इसको पढ़ के ही आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। हम लोग जो है घबरा जाते हैं, इसको सही ध्यान से पढ़ते नहीं है। आइए, प्रधानमंत्री ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, यह ऑप्शन सही है। यदि कोई सदस्य सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर सदस्यता लगनी जब वो प्रधानमंत्री बनता है, यह भी स्टेटमेंट सही है कि 6 माह के भीतर ही लेना पड़ता है। सी, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यह भी सही है, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके एग्जाम्पल हैं।
उसे केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये एग्जाम्पल गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही आपका, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। क्यों? वह बाहर का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर सत्ता लेनी होगी। राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। हां, उसे अपेक्षा की जाती है सामान्य तौर पे उसे कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन जब केवल लग गया तो केवल शब्द से यह क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 29 क्वेश्चन कहता है गण पूर्ति का आशय है, यानी कोरम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरम। कोरम का तात्पर्य क्या है? टोटल सदस्य का 1/10, कुल संख्या का 1/6, कुल संख्या का 1/12, कुल संख्या का 1/5, चाहे वो किसी भी सदन की बात कर रहा है। कहता गणपूर्ति का आशय क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए। तो इसका जो